Hello everyone and welcome to the lecture series on the constitutional law हर घर संविधान घर घर संविधान। और आज का हम टॉपिक ले रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। जब हम बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मेरे पार्ट 3 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इक्वलिटी के प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे पास वो कौन से फंडामेंटल राइट है जो हम राइट टू इक्वलिटी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल यदि मैं राइट टू इक्वलिटी की बात कर रही हूँ तो केवल आर्टिकल 14 को हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें क्या देखना है, 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल हमें देखने हैं। तो हम समझने का कोशिश करते हैं कि राइट टू इक्वलिटी कॉन्सेप्ट से, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट से मेरा क्या मतलब है। तो यदि हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो मेरे पास 5 आर्टिकल हमें सामने आते हैं। हमने कहा भाई आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या दिया गया है, मुझे राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। अब इन 5 आर्टिकल्स में भी आपस में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यदि मैं बात कर रही हूँ कि 5 आर्टिकल बात कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की, तो हम क्या बात करेंगे, आर्टिकल 14 क्या दे रहा है, जनरल प्रिंसिपल दे रहा है। जनरल प्रिंसिपल इन रिलेशन टू व्हाट, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम जनरल प्रोविजन दे रहे हैं कि जहां पर भी कोई भी लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है, तो हम भाई कैसे रूल एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे, जो इक्वल रूल एंड रेगुलेशन हो, जो अपने सिटीजन को इक्वलिटी के बेस पर ट्रीट करता हो। हमने कहा भाई लेकिन बाकी के आर्टिकल हमें क्या बता रहे हैं, 15 टू 18। हमने कहा 15 टू 18 जो बात करते हैं वो स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू आर्टिकल 14। हमने कहा जनरल इक्वलिटी का प्रोविजन तो हमने दे दिया आर्टिकल 14 में, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर एज वेल। हमने कहा भाई हम बात कर रहे हैं भाई पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अनटचेबिलिटी है, टाइटल्स है, उनका क्या भाई, क्या वो एज इट इज बने रहेंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या क्या अलग अलग प्रोविजन बना दिए। हमने कहा आर्टिकल 15 किसको ट्रीट करने जा रहा है, किसको डील करने जा रहा है, भाई पब्लिक प्लेसेस पर यदि किसी स्पेसिफिक ग्राउंड पर, अब स्पेसिफिक ग्राउंड बोले तो क्या, हमने कहा भाई रेस है, कास्ट है, सेक्स है, रिलीजन है, प्लेस ऑफ बर्थ है, यदि इनके बेस पर हम पब्लिक प्लेसेस बोले तो हमने क्या क्या, पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, टेम्पल हो गया, इन प्लेसेस पर जो जहां पर जनरल पब्लिक की अप्रोच हो सकती है, वहां पर यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मानेंगे, आर्टिकल 15 का वायलेशन मानेंगे, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानेंगे। हमने कहा फिर आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है भाई, तो आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के समय यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है स्पेसिफिक ग्राउंड पर, रेस का, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, तो उसको हम क्या मानेंगे, फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानेंगे। वहीं पर आर्टिकल 17 हमें क्या बात कर रहा है, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। जितना भी पुराने समय से चला आ रहा था अनटचेबिलिटी का प्रोविजन, उसको एबॉलिश किया जाएगा और हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है, ब्रिटिशर रूलिंग के समय जो सर मेयर की जो टाइटल्स दिए गए थे, भाई यदि वही यहाँ पर अभी चलते रहेंगे तो क्या होगा, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का यहाँ पर मैटर आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम उस तरह के प्रोविजन को, हम उस तरह के टाइटल को भी भाई एबोलिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई दो पर्सन के बीच में आपस में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की बात आने लगे। तो हमने कहा भाई आर्टिकल 18 जो है वो क्या बात करेगा, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल की बात करेगा। लेकिन यदि हम इन 5 आर्टिकल्स को देखते हैं तो हम क्या समझ पाते हैं, क्या एसेंस निकल पाते हैं कि 5 के 5 आर्टिकल हमें क्या बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इक्वलिटी का प्रोविजन प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। भाई आर्टिकल 14 से क्या मतलब है, 15, 16, 17 और 18 से क्या मतलब है। So Article 14 talk about the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. तो आर्टिकल 14 को यदि यदि हम इंटरप्रिटेशन करना चाहें, हम इसकी लैंग्वेज को यदि इंटरप्रिटेशन करना चाहें, तो हम कैसे कह सकते हैं, स्टेट। स्टेट से क्या मतलब है, यहाँ पर स्टेट से मतलब है जो कि डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 कैसे डिफाइन करता है स्टेट को, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गए, लोकल अथॉरिटीज हो गया, अदर अथॉरिटीज हो गया। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हम यदि एसेंस निकालना चाहें तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसके पास लॉ बनाने की पावर है और लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर है, वो सब कहाँ पर आ जाएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। हमने कहा भाई अब किसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कहीं वर्ड सिटीजन नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमने ये वाइडर टर्मिनोलॉजी में लिया है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, एनी पर्सन। इट मीन्स आर्टिकल 14 का बेनिफिट कौन ले सकता है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, दोनों के पास ही आर्टिकल 14 का राइट अवेलेबल है। लेकिन कहां पर, whoever is residing within the territory of India। हमने कहा जो भी
इंडिया की टेरिटरी में है, जो भी इंडिया की बाउंड्रीज में रह रहा है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, हमने कहा चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, सबके पास क्या अवेलेबल है, आर्टिकल 14 का बेनिफिट अवेलेबल है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी और समझ में आती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने दो टर्मिनोलॉजी आर्टिकल 14 में क्यों मेंशन की हुई है, इसके पीछे भी तो कोई रीजनिंग होनी चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसे ही दो वर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, दो टू फ्रेजोलॉजी यहाँ पर इंसर्ट कर दी। हमने कहा दोनों का कुछ ना कुछ सेपरेट मीनिंग होगा। हमने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट भाई कहाँ से लिया है हमने कहा यूके का यदि हम देखते हैं उठाकर यदि एग्जाम्पल, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेगा। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हमने यूके से ले ली, जो बात करती है एब्सोल्यूट इक्वलिटी की। दूसरा हम क्या बात कर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। तो ऐसा नहीं है कि ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, दोनों का एक ही एम है। क्या एम है दोनों का, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराना। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए हमने कहा भाई एब्सोल्यूट इक्वलिटी यदि मैं अपने कंट्री में लगा दूंगी, मेरा तो 1950 में भाई कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1949 में बनकर तैयार के हुआ, हम इतने सालों की भाई अंडर सुपरविजन हम ब्रिटिशर्स के हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो ऐसा तो नहीं था कि मेरे कंट्री में पूरी तरह से इक्वलिटी का प्रोविजन था, भाई सबके साथ एक सा व्यवहार किया जा रहा था। यदि ऐसा होता तो मुझे ये राइट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं था, इसलिए हम क्या लेकर आ रहे हैं भाई, हम इक्वलिटी का प्रोविजन लेकर आ रहे हैं कि आज अब से जब से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आ रहा है, तब से हम अपने सिटीजन को, अपने यहाँ पर हर रहने वाले पर्सन को इक्वलिटी प्रोवाइड कराएंगे। हमने कहा क्या हम कैसे इक्वलिटी प्रोवाइड कराएंगे भाई, एब्सोल्यूट इक्वलिटी प्रोवाइड कराएंगे, क्या पॉसिबल है एब्सोल्यूट इक्वलिटी। यदि हम एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी देते देते ही हम अनइक्वलिटी पर पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती हैं, हम बात करते हैं इक्विटी की, हम बात करते हैं इक्वलिटी की, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट इक्वलिटी भी कई बार क्या हो जाएगी, अनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर टू टर्मिनोलॉजी के थ्रू अपने सिटीजन को, अपने यहाँ रहने वाले हर पर्सन को क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, इक्वलिटी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जब मैं आपको प्रियम्बल को डिफाइन कर रही थी, मैंने कहा भाई हमारे प्रियम्बल में यहाँ पर जस्टिस की जब मैं बात करूंगी, इक्वलिटी को मैं किससे रिलेट करना चाह रही हूँ, जस्टिस से रिलेट करना चाह रही हूँ। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराने का मेरा मेन एम है इससे। मैं कहा जब मैं इक्वल जस्टिस के बारे में बात करती हूँ, जस्टिस किस तरह का मैं बात कर रही हूँ, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। तो उस तीनों टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने कहा जस्टिस प्रोवाइड कराना है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ से प्रोवाइड कराना है, साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होना चाहिए, तभी एक्चुअल में हम इक्वलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। केशवानंदा भारती के केस में और इंदिरा नेहरू गांधी के केस में क्या यहाँ पर डिसाइड किया कोर्ट ने यहाँ इंटरप्रिटेशन दिया कि रूल ऑफ लॉ का जो एसेंस है, जिसको हमने आर्टिकल 14 में अपने यहाँ लिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम क्या समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर मानकर चलेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोविजन है जिसको पार्लियामेंट 368 में रहते हुए भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। मीन्स हमने कहा पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट क्या कह रही है कि माना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पार्ट थर्ड में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन में हमने फंडामेंटल राइट को भी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है। उसमें से आर्टिकल 14 भी एक फंडामेंटल राइट है, जिसको पार्लियामेंट चाहते हुए भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। So, as we have seen that under the Article 14, we are using, the Constitution maker has been given the two concepts, that is the equality before law and the equal protection of law. So now the question is how the equality before law is having the differentiation from the equal protection of law. What is the major difference between the equality before law and the equal protection of law? तो समझने की कोशिश करते भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ से है क्या मतलब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से है क्या मतलब। तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को यदि हम देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए नेगेटिव कंसेप्ट एंड इट मींस दैट द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। हम क्या कह रहे हैं भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ से हम क्या एसेंस निकाल रहे हैं, हमने कहा भाई ये मना कर रहा है, ये कह रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। हम क्या करें, हर पर्सन चाहे उसका कोई भी रैंक हो, कोई भी कैडर हो, सिमिलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही उसका ट्रायल चलेगा। हम क्या कह रहे हैं, इट मींस दैट नो मैन इज अबव द लॉ।
and every person whatever his rank is there will be subjected to the jurisdiction of ordinary courts. हमने कहा भाई, हमने क्या कहा, सबको सिमिलर पर्सन, हमने कहा सभी पर्सन जो हैं उनको हमने सिमिलर क्राइटेरिया में रख दिया। हमने कहा आपका रैंक चाहे कुछ है, आपकी अथॉरिटी चाहे कुछ है, भाई ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग कोर्ट में ट्रायल रन करेगा, सिमिलर कोर्ट में आपका ट्रायल रन किया जाएगा। भाई सिमिलर रूल आपको ऊपर गवर्न होंगे, भाई चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हो, चाहे आप एक पियोन के बच्चे हो, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, आप चाहे सुपीरियोरिटी रखते हो, लेकिन कोर्ट के आगे, लॉ के आगे भाई आप एक से हैं, आप इक्वल हैं। सिमिलर कोर्ट में आपका ट्रायल रन करेगा, सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन आपके ऊपर गवर्न होंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हम आपको आपके रैंक के बेस पर, आपके कैडर के बेस पर कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने जा रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि प्रोफेसर डायसी ने जब अपना रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जब दिया था, अपना जब रूल ऑफ लॉ का डॉक्ट्राइन दिया था, तो उन्हें यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट, 3 प्रिंसिपल्स रखे थे। सबसे पहले हमारा रूल क्या आता है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। तो हम क्या कह रहे हैं, एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्री पावर। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अ मैन कैन बी पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ ओनली द लॉ एंड नथिंग फॉर एल्स। हम क्या कह रहे हैं, सबसे ऊपर क्या है, सबसे सुप्रीम क्या है भाई, हमारे पास में लॉ है, लॉ की सुप्रीमेसी है। भाई किसी भी पर्सन को हम केवल तभी पनिश कर सकते हैं जब उसने लॉ को ब्रीच किया हो। हम क्या कह रहे हैं, हम आपकी रूलर्स की जितनी भी आर्बिट्री पावर है वहां पर हम क्या लगाना चाहते हैं, हम भाई अंकुश लगाना चाहते हैं। हम क्या चाह रहे हैं भाई कि जितनी भी रूलर्स है वो आर्बिट्री पावर में रहते हुए काम ना करें। किससे गवर्न होकर काम करें, लॉ से गवर्न होकर काम करें। लॉ एक ऐसी अथॉरिटी हो जो सारी अथॉरिटीज को कंट्रोल करने की पावर रखता हो। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव में जब हम देख रहे हैं, हमने कहा भाई आर्टिकल 14 क्या है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। तो कैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 14, तो हम जो डाइटसी का कॉन्सेप्ट है हम उसको अपने आर्टिकल 14 से यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, भाई वहां पर भी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात की गई थी, और यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई आपका चाहे कुछ भी कैडर है, आपका कुछ भी पोजीशन है, लेकिन आप सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन से गवर्न होने वाले हैं। मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, लॉ की सुपरमेसी रहेगी और सब जितने भी पर्सन है वो किसके अंडर रहते हुए काम करेंगे, लॉ के अंडर रहते हुए काम करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पर जब रूल ऑफ लॉ का देखने को मिलता है, हमने देखा था यहाँ पे कि हम बात करें सेकंड प्रिंसिपल डाइसी ने क्या दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन्स every person irrespective of his rank or position subjected to the ordinary law। हम क्या कह रहे हैं भाई, आपका चाहे कोई भी रैंक हो, कोई भी कैडर हो, कोई भी पोजीशन हो, भाई आपके ऊपर सिमिलर रूल अप्लाई होगा और आपका जो ट्रायल रन करेगा वो सेम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अंडर ट्रायल रन करेगा। हम क्या बात करें, स्पेशल कोर्ट का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं होगा, सबके लिए इक्वलिटी होगी, इक्वल लॉ होगा, इक्वल कोर्ट होगा, इक्वल जुरिस्डिक्शन होगा। और यही कॉन्सेप्ट हमने अपने यहाँ क्या लिया हुआ है, आर्टिकल 14 में लिया हुआ है। और प्रोफेसर डाइसी ने जब अपना थर्ड प्रिंसिपल दिया था रूल ऑफ लॉ का, तो क्या प्रिंसिपल दिया, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मींस देयर मस्ट बी द सर्टेन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग द लॉ। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, आर्टिकल 14 के इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है आर्टिकल 14 में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इट प्रोवाइड द इक्वलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट द अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। हम क्या कह रहे हैं भाई, सिमिलरिटी किस में हो सकती है, इक्वलिटी कब हो सकती है, हमने कहा भाई यदि दो पर्सन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर रहे हैं उनके साथ तो हम इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर यदि सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट है, दोनों की पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, तो क्या हम उनके साथ सिमिलरिटी करके, उनके साथ इक्वलिटी करके वाकई में इक्वलिटी कर रहे हैं, ये तो एक तरह से हम अनइक्वलिटी को बर्थ दे रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इट मींस ऑल द पर्सन whoever is residing in the similar circumstances shall be treated in similar manner but if the circumstances are different। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से एक्चुअल मतलब क्या है, इफ द सर्कमस्टांसेस आर वेरिंग, if the person is coming from the deprived society and we are saying नहीं, नो नो, हम तो जाकर भाई इक्वलिटी करेंगे, हम तो इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, हम तो सबको इक्वलिटी देंगे, कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे भाई, हम कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे, तो क्या हम वाकई में उनके साथ में इक्वलिटी कर रहे हैं, हम इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बात कर रहा है, इक्वलिटी अमंग्स whom, इक्वलिटी मीन्स, इट मीन्स like should be treated alike but not the
अलाइक शुड बी ट्रीटेड द लाइक। हम क्या कह रहे हैं, सिमिलरिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन किस में होनी चाहिए, जहां पर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं। और यहीं पर हमारा डिफरेंशिएशन आता है एब्सोल्यूट इक्वलिटी या रीजनेबल इक्वलिटी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है रीजनेबल इक्वलिटी की, वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है एब्सोल्यूट इक्वलिटी की। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 14 में देख रहे हैं तो हमने इन दोनों ही प्रोविजन को लिया है। हमने कहा कि जहां तक संभव है हम इक्वलिटी बिफोर लॉ को ऑप्ट करेंगे, लेकिन जहां पर मेरी कंडीशन मुझे कह रही है भाई नहीं, यहाँ पर तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल ऑप्ट नहीं किया जा सकता भाई, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, जहां मुझे स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं, तो हम क्या प्रोविजन लेकर आएंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जब हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं तो हमने जैसा अभी देखा कि भाई मेरे पास दो कंसेप्ट आ रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, हम दोनों को किस एस्पेक्ट में लेकर चल सकते हैं, ये सबसे पहले इशू मेरे सामने जब आया है, सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन आया है किस केस में आता है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार के केस में आता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम इस केस को समझने के लिए, इस केस के जजमेंट को समझने के लिए, एनालिसिस को समझने के लिए जानना जरूरी है भाई इशू क्या था, फैक्ट क्या था। तो हम फैक्ट पर यहाँ पर 1 मिनट लेते हैं समझने के लिए। हमने कहा क्या था फैक्ट भाई, द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 was enacted. The purpose of this act was to provide the speedier trial to the certain offences. अब यहाँ पर दो सेक्शन थे, सेक्शन 3 और सेक्शन 5। क्या प्रोविजन था सेक्शन 3 का, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट empowered the state government to constitute the special court, and section 5 whose constitutional validity was challenged in this particular case was allowing the special court to try the such offences according to the direction of the state government. हम क्या कह रहे हैं, section 5 was challenged on the ground that there was no object for making the classification between the different offences under the act. किस इशू पर ट्रायल रन हुआ, तो इशू के लिए यदि हम समझना चाहे तो हम क्या कह रहे हैं, इशू क्या था, वेदर द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और डज इट कन्फर आर्बिट्री पावर टू द स्टेट। सो द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया एक्ट को। क्या कहकर इनवैलिडेट किया, कि ये जो है एक्ट जो है वो आर्बिट्री पावर दे रहा है गवर्नमेंट को। कैसे आर्बिट्री पावर दे रहा है भाई, कि क्लासिफिकेशन में यहाँ ऑफेंसेस का कुछ नहीं किया गया है। हमारे पास कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिख रहा है हमें इस पूरे एक्ट में जो क्लासिफाई कर रहा हो ऑफेंसेस को, भाई किस तरह के ऑफेंसेस को हम स्पीडियर ट्रायल में लेकर जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, ना तो कोई पॉलिसी दी गई है, ना कोई गाइडलाइन दिया गया है कि भाई किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो नेसेसिटी जो बताई जाएगी, कौन बताएगा नेसेसिटी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि भाई किस ऑफेंस को हमें स्पीडी ट्रायल में लेकर जाना चाहिए। लेकिन जब कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिया गया है, जब कोई यहाँ पर प्रोविजन नहीं दिया गया है, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है, इसका मतलब तो प्रोविजन कैसा है, वेग है, अनसर्टेन है। और यदि ऐसा है तो हम तो ये कहेंगे कि भाई आर्बिट्रीनेस है, और जहां आर्बिट्रीनेस होगी वहां पर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब कोर्ट इसको प्रिंसिपल को दे रही थी, जब कोर्ट इस केस को आइडेंटिफाई कर रही थी, तो चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे जो इस केस का जजमेंट दे रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर अपना कुछ ऑब्जर्वेशन रखा जो मैं बात करना चाह रही हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच की लिंकिंग जो बता रहे थे। तो जस्टिस पतंजलि शास्त्री ऑब्जर्व दैट द सेकंड एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, is the heart of the first expression, and it is too difficult to imagine the situation in which the violation of equal protection of law will not be the violation of equality before law. So he said that two expression, that is the equal protection of law and equality before law, is having the same meaning. Means हम क्या कह रहे हैं, हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि एक के एब्सेंस में दूसरा सरवाइव कर सकता है। हमने कहा भाई इस केस में क्या किया जा रहा था, हमने कहा हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, हम तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बजाय हम किस को मानने जा रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मानने जा रहे हैं। लेकिन जब आपने कोई गाइडलाइन ही दी है, आपने कोई रीजनेबिलिटी नहीं दी है वहां पर, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट को आर्बिट्रीनेस में यूज करने जा रहे हैं। तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना भाई। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई लिंकिंग है। हम क्या कह रहे हैं, दोनों का एक ही पर्पज है। क्या पर्पज है, जस्टिस प्रोवाइड कराना। कैसा जस्टिस प्रोवाइड कराना, इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना, एब्सोल्यूट जस्टिस प्रोवाइड कराना। और एक कॉन्सेप्ट के एब्सेंस में दूसरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता।
तो इस केस में जब जजमेंट दिया जा रहा था तो कोर्ट ने क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा भाई हर पर्सन जो है उसका एक्चुअल में अलग नीड है, अलग सर्कमस्टांसेस हैं। तो हम यदि एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो वो हर केस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आर्टिकल 14 बनाकर हम स्टेट से ये पावर नहीं छीन रहे हैं कि जहां पर भी भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत है और स्टेट क्लासिफिकेशन ही ना कर पाए। हमारा एम है इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, और यदि वो क्लासिफिकेशन करके प्रोवाइड कराया जा रहा है तो हम उसमें भी एग्री हैं। तो इस केस के थ्रू हमने क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, हमने कहा भाई इक्वलिटी का मतलब क्या है। दोनों तरह की फ्रेजोलॉजी के साथ हम इक्वलिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, मींस नो डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी तरफ हम बात क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, मींस जहां सर्कमस्टांसेस की डिमांड है वहां पर हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे और उसको हम रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं मानेंगे। तो जब हम आर्टिकल 14 को देख रहे हैं तो आर्टिकल 14 में हमें क्या समझ में आता है, टू फ्रेजोलॉजी हैज बीन गिवन, दैट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने दो फ्रेजोलॉजी तो ले ली, दो टर्मिनोलॉजी तो ले ली है। हमने एक तरफ बात की इक्वलिटी बिफोर लॉ की, मींस एब्सोल्यूट इक्वलिटी की, हम क्या करें, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कैडर कास्ट एंड सो ऑन। हम क्या करें, सब इक्वल होंगे भाई, सबके साथ इक्वलिटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, यदि सर्कमस्टांसेस की डिमांड है तो हम यहाँ पर लॉ सेपरेट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रीटमेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स द क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स द क्लासिफिकेशन। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड किया गया है, क्लास लेजिस्लेशन को तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन वहीं का वहीं क्लासिफिकेशन को परमिट किया गया है। यदि रिक्वायरमेंट है, यदि सर्कमस्टांसेस है, तो यहाँ पर हम यदि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन करके हम रूल एंड रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं तो हम उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं मान सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।